हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था रिफ्रैक्शन के बारे में जाना था। उसमें हमने देखा था कि रिफ्रैक्शन में जो लाइट होता है हमारे पास, अगर रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाए या डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाए, उस केस में हमारे पास लाइट कैसे बेंड होगा। नॉर्मल की तरफ बेंड होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। जिस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसी टाइप से हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो देखिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है हमारे पास। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल रे जो होगा हमारे पास, वो सारे क्या होंगे, एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। किस प्लेन के ऊपर? जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा हमारा, उसी पे हमारे पास सारी रेस लाई करेंगे। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है। सपोज हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया। देखिए, हम फर्स्ट लॉ करने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सारे क्या होंगे, जितने भी रे होंगे हमारे पास, सारे एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। जैसे कि क्या हमारे पास एक पॉइंट से जो रे आ रहा है वो इंसिडेंट रे आ रहा है। कहाँ पर? इस पॉइंट पे आया। जैसे ही यहाँ पर इंसिडेंट रे किसी इंटरफेस पे स्ट्राइक करता है, जिस पॉइंट पे, वो क्या बन जाता है यहाँ पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन जाता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमने क्या खींचेंगे? नॉर्मल खींचेंगे, जो हमारे इंटरफेस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर होगा। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम क्या देखेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ क्या हो रखा है? बेंडेड हो रखा है, बेंड हो चुका है। नॉर्मल जनरली इमेजिनरी लाइन होती है, हम उसको परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। तो देखिए, इंसिडेंट रे, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे, सारे कहाँ पर आके मीट कर रहे हैं? यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही लाई कर रहे हैं। और ये क्या? सेम प्लेन पे। सेम प्लेन मतलब ये जो प्लेन हमारे पास एक्स वाई प्लेन जो है, इसी प्लेन के ऊपर ये है। यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही हमारे पास इंसिडेंट रे जनरेट होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे होता है और यहाँ पे नॉर्मल रे आता है। ठीक, ये हमारा फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ angle of refraction is constant for a given pair of मीडिया। गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए हमारे पास क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन मीडिया, रेयरर और डेंसर मीडियम हमारा पेयर है। तो हम क्या करेंगे? नॉर्मल से हम इंसिडेंट रे को मेजर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एंगल आई। नॉर्मल से हम रिफ्लेक्टेड को मेजर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर एंगल आर। इन दोनों एंगल्स के जो रेशियो होगा वही हमारे पास क्या बना के देगा? इन दोनों एंगल्स का जो रेशियो होगा हमेशा क्या निकल कर आएगा? कांस्टेंट निकल कर आएगा। किसके लिए? हमेशा इन दोनों पेयर्स के लिए। याद रखिए, इन दोनों पेयर, रेयरर से डेंसर के लिए जो मीडियम आपने डेंसर में लिया है, जो मीडियम आपने रेयरर में लिया है, अगर दोनों मीडियम्स अगर कांस्टेंट रहे, हमेशा फिक्स रहा, तो इनमें जो बने इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होगा, इनका जो रेशियो होगा हमेशा वो कांस्टेंट आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर मैथमेटिकली? यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल आर। ये क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा यहाँ पर। और कांस्टेंट को हम किससे दिखाते हैं? यहाँ पर हम दिखाते हैं म्यू से। किसी किसी बुक में म्यू से होता है, इसको म्यू पढ़ते हैं, और कहीं कहीं हमारे पास एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको लिखते कैसे हम यहाँ पर कांस्टेंट को, यही कांस्टेंट जो होता है, इसको हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर लाइट मेरा कहाँ से जा रहा है? फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम जा रहा है। यानी लाइट हमारा फर्स्ट से सेकंड जा रहा है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम कैसे लिखते दिखाते हैं? यहाँ पर अगर एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम हमारा लाइट ऐसे जाता है। जनरली इस कांस्टेंट का जो नाम होता है, ये जो कांस्टेंट होता है हमारे पास, कांस्टेंट जो होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। इसको कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम।
तो चलिए अब हमारे पास एक नया टर्म निकल कर आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको देखते हैं क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम जनरली देखते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, दो टर्म में देखते हैं। या तो हम पहले स्पीड ऑफ लाइट में देखें और या हम वेवलेंथ में देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होगा यहाँ पर, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो क्या होगा यहाँ पर, it may be it may be defined as it may be defined as the ratio of it may be defined as the ratio of the speed of light in vacuum, speed of light in vacuum to its speed of light in medium, medium, speed of light in medium in sorry vacuum, speed of light in vacuum, speed of light in vacuum to its speed in that medium, in that medium। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या कहते हैं यहाँ पर, कैसे लिखते हैं यहाँ पे इसको देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम। मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, C इज इक्वल्स टू में C यहाँ पर वेयर C क्या होता है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो हमेशा क्या होता है यहाँ पर फिक्स होता है। कितना होता है ये, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और V जो होता है यहाँ पर वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये जो वेरी करता है, इसका वेरी करने का मेन रीजन क्या है, डिपेंड करता है वो मीडियम की डेंसिटी के ऊपर। जिसका ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम होगा, ठीक है। अगर हम किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं, यानी कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मतलब स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं, वैक्यूम में अगर किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम
अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हैं और जो स्पीड ऑफ लाइट हम देख रहे हैं किसमें, वैक्यूम में अगर देखते हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम को देखते हैं, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा यहाँ पे बन जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब हम कंपैरिजन किसी भी स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम के साथ अगर कर दें तो वो क्या बन जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम with respect to vacuum is also called absolute refractive इंडेक्स। उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब हम देखते हैं यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो निकालते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम का, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, मीडियम आ जा रहे हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम आ जाते हैं, और उनके बीच में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है यहाँ पर, रिलेटिव। यानी एक मीडियम को हम कोरिलेट कर रहे हैं किससे, दूसरे मीडियम के साथ। लेकिन एब्सोल्यूट के केस में क्या था कि एक मीडियम वहां पे क्या था, फिक्स था, वो क्या था, वैक्यूम। वैक्यूम में कोई मीडियम होता नहीं है, तो वैक्यूम को हमने फिक्स कर दिया, स्पीड ऑफ लाइट हमने किस में लिया, उसको सेकंड मीडियम में लिया, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या होगा, एक फिक्स होगा, रिलेटिव में क्या होगा, दोनों मीडियम वेरिएबल होंगे। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 to speed of light in medium 2। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 to speed of light in मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या दिखाएंगे, म्यू यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, v1 अपॉन में v2। तो v1 हमारा यहाँ पे क्या है, मीडियम 1, और v2 हमारा क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं हम, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
क्या होता है, देखिए एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the ratio of two similar physical quantity, two similar physical quantity हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट देख रहे हैं तो वो भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ही है, नीचे वाला भी, तो वो क्या बन जाएगा यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी होने के कारण, सो इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। उसका क्या होगा, यहाँ पे कोई ना यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा। अब देखिए, अब हम देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट के लिए रिस्पेक्ट में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा। अब हम देखेंगे यहाँ पर वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे यहाँ पर। तो आएगा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, in terms of wavelength, के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका डेफिनेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium may be defined as the ratio of wavelength of light in vacuum to its wavelength in that medium, wavelength in that मीडियम। ठीक है, कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, देखिए आप, म्यू इज इक्वल्स टू में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, C अपॉन में V, ये देखेंगे। तो ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट जनरल जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है, वेवलेंथ, लैम्डा, वेवलेंथ को हम किस रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, इन वैक्यूम मल्टीप्लाई में
frequency of the light डिवाइड में क्या आ जाएगा, वेवलेंथ ऑफ मीडियम मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब ये चीज देखिए, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज की है तो दूसरे मीडियम में आने के बाद भी 50 हर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या रहता है हमारे पास, कांस्टेंट रहता है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा यहाँ पर, कैंसिल आउट। तो ये कितना बचेगा, वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन में वेवलेंथ एंड मीडियम। ये वेवलेंथ आता कैसे, अब देखिए, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का ये फॉर्मूला बनता कैसे है। ये देखिए, सपोज हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर कोई बॉडी अगर स्ट्रेट जाता है तो हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मूव करता है तो हम अगेन क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी ए पॉइंट से मूव होकर वो बी पॉइंट पे आ रहा है, लेकिन वो कैसे बना के जा रहा है, वेवलेंथ बना के जा रहा है, नहीं वेव नेचर बना के जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक क्या जा रहा है, वेव नेचर। तो यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को अगर हम वेव के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिस्टेंस को हम क्या लिख देंगे, लेंथ को हम किसके बराबर लिख देंगे, वेवलेंथ के बराबर, लैम्डा के बराबर। और यहाँ पे क्या आता है, टाइम टी। 1 टाइम टी क्या होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी होता है। तो लैम्डा मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाता है क्या, वेवलेंथ मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी, जो फॉर्मूला हमने ऊपर यूज किया है। ये हमारे पास क्या था, फॉर्मूला। नेक्स्ट टर्म आता है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा आज का लास्ट टॉपिक, फैक्टर on which the refractive index of a medium depends। पहला है हमारे पास क्या, नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम हमारा क्या है यहाँ पर, कि लाइट जो है हमारे पास किस मीडियम में है, या तो वो रेयरर में होगा लाइट हमारा, और डेंसर में, यानी इन्हीं दोनों मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, डेंसर। सेकंड हमारा यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। अब एक चीज मैं बताता हूँ आपको, देखिए, जो हमारे पास लाइट होता है, हर एक लाइट का डिस्टेंस ट्रेवलिंग पावर क्या होता है, कम होता है। डिस्टेंस ट्रेवलिंग पावर कम होने के कारण वो ज्यादा डिस्टेंस नहीं जा पाएगा। ठीक है, जैसे रेड लाइट, आप दूर पे खड़े हैं, रेड लाइट आपको दूर से दिख जाता है, लेकिन क्या येलो या ग्रीन लाइट आपको काफी दूर से दिखता है, नहीं दिखता। क्यों, उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। वेवलेंथ मतलब उसकी डिस्टेंस ट्रेवलिंग पावर क्या है, कम है। यानी हर एक लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि वेवलेंथ जो हमने यूज किया है लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करवाने के लिए, उसका वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंडेंसी है। थर्ड हम क्या देखेंगे यहाँ पर, टेम्परेचर। टेम्परेचर किसका, सराउंडिंग का। याद रखिएगा, टेम्परेचर हम मीडियम का नहीं देखेंगे, सराउंडिंग का देखेंगे। टेम्परेचर मतलब अगर देखें, एग्जांपल देता हूँ, ठंड के सीजन में टेम्परेचर क्या होता है हमारा, काफी कम हो जाता है। लेकिन जैसे टेम्परेचर कम होता है तो सराउंडिंग में क्या होता है, फॉग जमना स्टार्ट हो जाते हैं, फॉग बनना शुरू हो जाता है, एयर के पार्टिकल क्या होते हैं, काफी डेंसर हो जाते हैं। जब रेड लाइट हम दूर से देखते हैं, डेंसर होने के कारण यानी फॉग होने के कारण वहां पर हमें रेड लाइट दूर से नहीं दिखता। लेकिन जैसे जैसे हम पास जाते जाएंगे रेड लाइट के, तो हमें रेड लाइट दिखना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर वहां का क्या है, कम है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके टेम्परेचर मेरा बढ़ते चला गया, यानी गर्मी का सीजन आ गया। गर्मी के सीजन में क्या होता है, एयर के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, सेपरेशन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या करेंगे, फॉग जो होगा, जो वाटर का जो मिस्ट फॉर्म होगा, वेपर फॉर्म में होंगे, वो क्या होंगे, वेपराइज हो चुके होंगे। तो वहां पे क्या होगा, जो मेरा मीडियम होगा वो डेंसर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
रेयर में। तो जब हम लाइट को जब रेयर मीडियम में देखेंगे और काफी क्लियर अगर रहा मीडियम हमारा, सराउंडिंग हमारा, तो उस केस में हमें रेड लाइट दूर से भी दिख जाएगा। यानी टेम्परेचर अगर कम होगा तो वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगा, बढ़ जाएगा। वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही रहेगी, लेकिन वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस ट्रेवलिंग पावर उसकी कम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। फोर्थ देखो यहाँ पर, नेचर ऑफ सराउंडिंग, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि कौन जो डेंसर मीडियम लिया है हमने, उस डेंसर मीडियम का नेचर क्या है, उसका मीडियम क्या है, मिल्क है, वाटर है, केरोसिन है, ऑयल है, पेट्रोल है, क्या है, वो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, फैक्टर अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन पैरामीटर्स के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। चलिए लास्ट आपको मैं दिखाता हूँ एक वीडियो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर एक लाइट की बीम इंसिडेंट होती है तो क्या हो सकता है? जब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर एक लाइट की बीम इंसिडेंट होती है तो लाइट का एक हिस्सा ऑब्जेक्ट द्वारा रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, लाइट का एक हिस्सा ट्रांसमिट किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट में से पास होकर दूसरी तरफ से निकल सकता है, और लाइट का एक हिस्सा ऑब्जेक्ट द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है। रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड या ट्रांसमिटेड लाइट की मात्रा उस पर निर्भर करती है कि ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है। अगर ऑब्जेक्ट ओपेक है तो वो एब्जॉर्ब करेगा या ज्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो ज्यादा लाइट ट्रांसमिट होगी। क्या आप इन दोनों के एग्जाम्पल सोच सकते हैं? मिरर का सरफेस शाइनी और ओपेक होता है और ज्यादातर लाइट रेज इससे रिफ्लेक्ट होती हैं। दूसरी तरफ ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है, ये ज्यादातर लाइट को ट्रांसमिट करता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? इसे हम यहां सरल शब्दों में डिफाइन करते हैं। ये केवल लाइट का बेंड होना है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक ट्रैवल करती है। जी हाँ, अगर ये इस एंगल पर इंसिडेंट होती है तो ये इसके थ्रू दूसरे एंगल से जाती है। ये अब एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, यहाँ कुछ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं। चलिए हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे कि एक ग्लास स्लैब। मान लीजिए एयर से ट्रैवल करने वाली लाइट ग्लास की सरफेस पर ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है। ऑब्लिकली से हमारा क्या मतलब है? इसका मतलब स्लांट या तिरछा होता है। इसका मतलब कि इंसिडेंट रे स्पेसिफाइड लाइन के ना ही पैरेलल है और ना ही राइट एंगल पर है। अब ये लाइट दो मीडिया की बाउंड्री पर बेंड होगी। यहाँ दो मीडिया एयर और ग्लास हैं। लाइट का इन दो मीडिया पर बेंड होने को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर लाइट बेंड हो रही है, ये सीधी नहीं जा रही। इन दो मीडियम्स को क्या कहा जाता है? उस मीडियम से जहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है उसे इंसिडेंट मीडियम कहते हैं, और मीडियम जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है उसे रिफ्रैक्टिव मीडियम कहते हैं। उसी तरह यहां भी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम तक ट्रैवल कर रही है, ग्लास से एयर तक, और यहां भी ये एक एंगल पर इंसिडेंट है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट इस बाउंड्री पर बेंड होती है और एयर के माध्यम से ट्रैवल करती है, तो लाइट इन दो पॉइंट्स पर रिफ्रैक्ट होती है। चलिए इस सरफेस पर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। इस लाइन को नॉर्मल भी कहा जाता है। इस एंगल को क्या कहते हैं? इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसे लेटर आई से डिनोट किया जाता है। ये नॉर्मल के साथ एक इंसिडेंट रे के द्वारा बनाया गया एंगल है, और ये नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे के द्वारा बनाया गया एंगल है। इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कहते हैं। अब शायद आपके पास तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? लाइट अपनी दिशा एक एंगल पर दूसरे मीडियम से प्रवेश करने पर क्यों बदल लेती है? इंसिडेंट लाइट को अपनी दिशा बदलने के लिए स्लांट क्यों होनी चाहिए? क्या रिफ्रैक्शन तब भी होगा अगर लाइट सरफेस से परपेंडिकुलर प्रवेश करे तो? हम इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको इस लेसन के पिछले पार्ट में हमने देखा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये लाइट का बेंड होना होता है जब वो ट्रैवल करे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। हमने पिछले वीडियो में आपसे ये पूछा था कि लाइट एक एंगल पर दूसरे मीडियम से प्रवेश करने के बाद अपनी दिशा क्यों बदल लेती है। चलिए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। लाइट की दिशा में यह बदलाव उसके उस मीडियम में स्पीड के बदलाव के कारण आता है। जब लाइट दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो उसकी स्पीड में बदलाव आता है।
मीडियम के आधार पर स्पीड बढ़ती या घटती है। नोट कीजिए कि जब हम ये कहते हैं कि स्पीड बढ़ती है तो इसका ये मतलब नहीं कि स्पीड इस वैल्यू से ज्यादा होगी जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड है। जब लाइट एक एंगल पर ग्लास में प्रवेश करती है तो वो एयर के मुकाबले में कम स्पीड पर ट्रैवल करती है, और जब वो ग्लास से एयर तक जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड में इस चेंज के कारण लाइट की दिशा बदल जाती है। लेकिन क्या होगा अगर लाइट ग्लास में उसके सरफेस को परपेंडिकुलर प्रवेश करे? क्या इसकी स्पीड बदलेगी? जी हां, इसकी स्पीड बदलेगी, लेकिन इस बार वो बेंड नहीं होगी। जी हां, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे दोनों सेम दिशा में फैलती हैं। जब हम उस केस की बात करते हैं जिसमें लाइट एक एंगल पर प्रवेश करती है, तब वहां एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन के इस हिस्से को ऑब्जर्व कीजिए। इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रेस को ऑब्जर्व कीजिए। हम ये नोटिस करते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे के मुकाबले नॉर्मल की तरफ ज्यादा है। जब लाइट ग्लास में प्रवेश करती है, एयर द्वारा वो बेंड होती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। और इस रिफ्रैक्शन से हम ये देख सकते हैं कि जब लाइट फिर से एयर में प्रवेश करती है, वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब लाइट एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तक ट्रैवल करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब लाइट एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम तक ट्रैवल करती है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर मीडियम से हमारा क्या मतलब है? ऑप्टिकल मीडियम वो मीडियम है जिससे लाइट पास हो सकती है। क्योंकि दोनों एयर और ग्लास ट्रांसपेरेंट हैं, लाइट इनसे पास हो सकती है, तो दोनों ही ऑप्टिकल मीडियम्स हैं। रेयरर और डेंसर क्या है? अगर इंसिडेंट मीडियम की तुलना में रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है तो लाइट की स्पीड अधिक होगी, और जब इंसिडेंट मीडियम की तुलना में रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है तो लाइट की स्पीड कम होगी। नोट कीजिए कि दोनों केसेस में हम लाइट की स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं इंसिडेंट मीडियम में लाइट की स्पीड से। तो हम इससे क्या समझते हैं? हम इसे कैसे समराइज कर सकते हैं? जब लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तक ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड घट जाती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम तक ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है। अब जबकि ये क्लियर है, हम चाहते हैं कि आप दूसरा कॉन्सेप्ट समझें। अब ग्लास स्लैब की बजाय हमारे पास पानी है, और मान लीजिए कि लाइट रे सेम ही दिशा में इंसिडेंट है। हम देख सकते हैं कि ये एंगल दोनों केसेस में सेम है। तो क्या इस केस में रिफ्रैक्टेड रे इस दिशा में ट्रैवल करेगी? दूसरे शब्दों में, क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों केसेस में सेम होगा? नहीं, इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग होगा। असल में यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पिछले वाले से ज्यादा होगा। तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? हम कह सकते हैं कि लाइट रे की रिफ्रैक्शन मीडियम के मटेरियल पर निर्भर करती है जिसपे लाइट इंसिडेंट होती है। जी हां, लाइट रेज अलग अलग मात्रा में अलग अलग मटेरियल से रिफ्रैक्ट होगी। लेकिन रुकिए, हमारे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। उस केस की बात करते हैं जब लाइट एक एंगल पर प्रवेश करती है। स्पीड में बदलाव के कारण लाइट की दिशा में बदलाव कैसे आता है? और ये परपेंडिकुलर रे रिफ्रैक्शन के बाद अपनी दिशा क्यों नहीं बदलती? हम जानते हैं आप इनके आंसर्स जानने के लिए उत्सुक होंगे। खैर, हम इसे अगले वीडियो में समझेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे जरूर देखें। पिछले वीडियो में हमने सीखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट की ट्रांसमिशन होती है, जिसमें लाइट जो ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है वो दो मीडिया की बाउंड्री पर बेंड होती है। हमने ये भी कहा था कि मीडियम में लाइट का बेंड होना उसकी स्पीड में बदलाव के कारण होता है। जब लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड घट जाती है और वो नॉर्मल की ओर बेंड होता है। जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। फिगर में ऊपर दिया गया केस ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर मीडियम का है, और जो केस नीचे है वो ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर मीडियम का है। स्पीड में बदलाव से लाइट की दिशा में बदलाव कैसे आता है? हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि हम इसे एनालॉजी की मदद से समझेंगे। तो कुछ मिनटों के लिए लाइट से संबंधित हमने आपसे जो भी कहा था उसे भूल जाइए, और हम जो दिखाने वाले हैं उस पर ध्यान दें। ये एक शॉपिंग कार्ट है जिसके घूमने वाले पहिए हैं। मान लीजिए कि हम इस कार्ट को सड़क से घास पर लेकर जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम इसे पुश करेंगे या इस पर फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए कि हम इस पर पूरी यात्रा में एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं। चलिए देखते हैं कि जब हम इसे कंक्रीट सड़क से घास पर चलाते हैं तो क्या होता है।
आप क्या देख सकते हैं? जैसे ही कार्ट के पहिए घास पर आते हैं तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। कार्ट की स्पीड कंक्रीट सड़क के मुकाबले में घास पर बहुत कम है और इस कम स्पीड का कारण स्पष्ट है। घास कंक्रीट की सड़क के मुकाबले कार्ट के मोशन को ज्यादा रेजिस्टेंस देता है। यहाँ हम कंक्रीट की सड़क को और घास को दो अलग अलग मीडिया मान सकते हैं जिससे कार्ट गुजरती है। नोट कीजिए कि दोनों ही मीडिया में कार्ट की दिशा समान है। हम लाइट को इसी तरह से सोच सकते हैं। ऐसा ही कुछ होता है जब लाइट परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तक। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम लाइट के फ्लो को रेजिस्टेंस देता है और इसलिए इसकी स्पीड कम हो जाती है, हालांकि इसकी दिशा नहीं बदलती है। चलिए हमारे कार्ट वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या होगा जब कार्ट एक घास वाली सरफेस पर एक एंगल पर प्रवेश करती है। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब चलिए कार्ट को सड़क पर उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ले जाते हैं और हम मूवमेंट को बहुत ही आराम से देखेंगे। जैसे ही कार्ट घास की सरफेस पर इस एंगल पर प्रवेश करती है, इसका राइट पहिया पहले प्रवेश करता है और जैसे ही ये यहां प्रवेश करती है, ये धीमी हो जाती है। उस समय उसके पास वाला पहिया अभी भी कंक्रीट सड़क पर है और इसलिए वो ओरिजिनल स्पीड से चल रहा है। तो घास पर जो पहिया है वो दूसरे के मुकाबले में कुछ समय के लिए धीरे चलेगा। लेकिन चलिए सामने वाले दोनों पहियों पर ध्यान देते हैं। दोनों ही पहिए अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। क्योंकि लगाई हुई फोर्स स्थिर है तो ये कार्ट को राइट की ओर थोड़ा मोड़ देगी। कार्ट अपनी दिशा बदल देगी और उसी दिशा में चलती रहेगी, यानी कि दिशा बदल जाती है। चलिए अब हम सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। हम देख सकते हैं कि कार्ट ने नॉर्मल की ओर टर्न ले लिया है। अगर सरफेस नहीं बदलती तो कार्ट इसी दिशा में चलती रहती, लेकिन क्योंकि सरफेस बदल गई है, कार्ट के मूवमेंट की दिशा भी बदल गई है। हम आपसे ये सब क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि लाइट के बेंड होने को हम इसी तरीके से सोच सकते हैं। जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के सरफेस पर ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। बीम का वो हिस्सा जो ऑप्टिकल मीडियम में पहले प्रवेश करता है वो धीमा हो जाता है और पूरी बीम को नॉर्मल की दिशा में मोड़ देता है। अब चलिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। लाइट की दिशा कैसे बदलेगी जब वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तक प्रवेश करती है? क्या ये नॉर्मल की ओर या उससे दूर जाएगी? इस सवाल का जवाब देने के लिए चलिए कार्ट वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। इस बार कार्ट यहां घास पर है और कंक्रीट पैच की तरफ पुश की जा रही है। यहां क्या होगा? कार्ट के मूवमेंट की दिशा कुछ इस तरह से बदलेगी। लेकिन क्यों? चलिए एनिमेशन को धीरे धीरे देखते हैं। जैसे ही कार्ट अपनी मूवमेंट शुरू करती है, राइट पहिया बाउंड्री पर पहले पहुंचता है और कंक्रीट पैच में प्रवेश करने के बाद इसकी स्पीड बदल जाएगी। क्या ये बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? ये बढ़ जाएगी। ये इसलिए क्योंकि कंक्रीट की सड़क पर फ्रिक्शन कम है। तो अब ये पहिया ज्यादा स्पीड से चलेगा, लेकिन इसके पास वाला पहिया अभी भी घास पर धीमी स्पीड से चल रहा है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड में बदलाव के कारण कार्ट इस दिशा की ओर मुड़ जाएगी। अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि इस केस में ये नॉर्मल से दूर जा रही है। अगर सरफेसेस सेम होते तो ये इस दिशा में जाती, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग हैं, कार्ट की दिशा और स्पीड दोनों ही बदल जाते हैं। हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम तक प्रवेश करती हुई लाइट के लिए सेम एनालॉजी लगा सकते हैं। लाइट एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से बहुत आसानी से आर पार हो सकती है एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के मुकाबले। ऐसे केसेस में इसकी दिशा रिफ्रैक्टिव मीडियम में नॉर्मल से दूर ही होगी। एक आखिरी सवाल जिसका जवाब आप जानते होंगे। क्या होगा अगर कार्ट कंक्रीट पर कुछ ऐसे प्रवेश कर रही हो तो सरफेस को परपेंडिकुलर? जी हाँ, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन उसकी दिशा नहीं बदलेगी। तो अगर लाइट एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में एक परपेंडिकुलर तरीके से प्रवेश करती है तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन उसकी दिशा नहीं बदलेगी। अगले वीडियो में हम रिफ्रैक्शन के कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे।